हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। तो इसे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। कैसा रिकैप? लास्ट क्लास में जो हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने याद है? वो जैसे कोई सीरियल देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप आते हैं ना, पिछले सीरियल में क्या देखा था, उसके बाद आगे का स्टार्ट होता है। वैसे ही अपन भी थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा मेन मोटो ये है कि आपको सब कुछ क्लास के अंदर बैठ के बिल्कुल रटवा देना है। एक सब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास, तीन तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जितना कम मेहनत मैं आपकी कर सकता हूँ कि आपको जितनी कम मेहनत करनी पड़े उतना कर देंगे। मैं कई बार रिपीट कर दूंगा जैसे आपको कम बार करना पड़े। ठीक है, तो चलो रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन कौन सी थी? एक एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। एंगल को रिप्रेजेंट करते थे थीटा से, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते थे ओमेगा से। ऐसा कुछ था। ठीक है, एंगल क्या था? मान लो ये एक सर्किल है, तो इसके सेंटर पर कितना एंगल बनता है? इसके सेंटर पर एंगल बनता है 360 डिग्री। फिर हमने बताया था कि यदि मान लो ये एक सेक्टर हमने कट किया, इस सेक्टर का सेंटर पर एंगल थीटा है, इस सेक्टर की रेडियस आर है और ये है इसकी आर्क लेंथ, यहां से लेके यहां तक। तो थीटा, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में हमने एक क्या पढ़ा था? रिलेशन पढ़ा था। वो क्या था रिलेशन? कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ किस में आएगा? लेंथ है तो मीटर में आएगा। रेडियस किस में आएगा? रेडियस भी एक लेंथ है तो मीटर में आएगा। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको होना चाहिए यूनिटलेस। बट हमने पढ़ा था इट हैज अ यूनिट। इसकी एक यूनिट होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होती है रेडियन। याद आया? ठीक है, इधर तक सब बढ़िया है। एक चीज और पढ़ी थी हमने कि ये जो 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बनाता है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ओके, तो यूनिटरी मेथड से हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 नीचे आ जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ओके, अब यदि हमें किसी भी एंगल को चेंज करना है, कैसे करते थे याद है? मान लो 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री में हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आ जाता था पाई बाई 3। ऐसे ही 45 कितना आता था? पाई बाई 4। 30 कितना आता था? पाई बाई 6। 90 कितना आता था? पाई बाई 2। ये हमने एंगल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक, आगे चलते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में भी कुछ पढ़ा था। क्या देखा था? देखो, हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये क्या होता है? मान लो ये एक कॉन है। ये क्या है? एक कॉन है। तो कॉन का यहां पे जो 3D एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा। ये जो 3D एंगल बनता है, कैसा 3D एंगल? एपेक्स ऑफ कोन के जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, इतना पढ़ा था हमने। फिर यदि इसके सामने का एरिया है ए और इस कॉन की रेडियस है आर, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट के इसकी यूनिट होना चाहिए, इसको यूनिटलेस, पर इसकी भी यूनिट होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? स्टीरेडियन। ठीक, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और कुछ देखा था कि यदि एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में
ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, ये कितना बनेगा? ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला रख देते हैं, एरिया हो गया 2 पाई स्क्वायर, हेमिस्फीयर क्या 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना आया 2 पाई। ठीक, वहीं यदि सॉलिड स्फीयर है, कोई हमसे बोलता है सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला का यूज करके। एरिया सॉलिड स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई। तो सेंटर पर सॉलिड एंगल जो बनेगा वो कितना कहलाया? 4 पाई टी रेडियन। ठीक है, इसकी यूनिट है। अब देखो एक नई चीज, ये अभी तक का तो पुराना था जो मैंने बताया, एक नई चीज बताता हूं। ये जो हमारा थीटा होता है एंगल, और ये ओमेगा होता है सॉलिड एंगल। ये क्या हो गया? एंगल, और ये क्या हो गया? सॉलिड एंगल। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा। ये आप हेडिंग डालोगे, या फिर रिलेशन बिटवीन एंगल सॉलिड एंगल। ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा और ओमेगा क्या है? मान लो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक 2D है, 2D में यहां पर कुछ एंगल था थीटा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को इसकी एपेक्स के अबाउट घुमा दिया। एक ट्राइंगल था, अपने हाथ पे लेके देना, देखना या फिर पेपर से बनाना, उसको एपेक्स के अबाउट घुमा देना। तो जब हम इसको फिक्स पोजीशन पे रख के इसके एक वर्टेक्स को घुमाएंगे तो ये ट्राइंगल घूम के क्या बनेगा? कॉन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन का जो घूमा हुआ एंगल, जो 3D एंगल है, वो कहलाएगा क्या? ये एंगल सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और थीटा में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस रिलेशन के बारे में एक बात, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना 11th में है ना 12th में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको बिना इस रिलेशन के किया जा सकता है, लेकिन 2 पेज लगेंगे। लेकिन यदि हम ये रिलेशन याद कर लेते हैं, सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसका प्रूफ नहीं चाहिए। लिख देता हूं, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। ये सिलेबस में नहीं है, ये हमें फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाके मिलता है, ना 11th के सिलेबस में है ना 12th के सिलेबस में है। लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ये फॉर्मूला 2 पेज कम कर देता है, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है। नहीं देंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन कंपटीशन में हमें समय बचाना होता है। हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते 2 पेज भरे, हमारे 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा वो। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी जब ज्योमेट्री दी जाएगी कौन वाली 11 से लेकर 12 तक, तब यूज होगा। तब तक आप इस फॉर्मूले को भूल चुके होंगे, मैं फिर से याद दिलाऊंगा। अभी के लिए नए नए फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिलता जाए कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, आपको एकदम से ज्यादा बर्डन ना लगे, इसलिए इस चैप्टर में सब कुछ थोड़ा 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 देखना है। ठीक, चलो ये तो बात हो गई एंगल और सॉलिड एंगल की। और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। क्या थी डेफिनेशंस? एक थी लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट थी? मैंने बताया था ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, लाइट की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर इतना डिस्टेंस चलती है। 1 सेकेंड में जब लाइट इतना डिस्टेंस चलती है तो इस लाइट को 1 साल तक चलने दिया जाए तो ये जितना डिस्टेंस चलेगी उसको बोलते हैं लाइट ईयर। कितना चलती है? 9.5
इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ये होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम इज कॉल्ड लाइट ईयर। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कौन सी स्पीड है? ये 2 वे स्पीड होती है। लाइट की हमें 1 वे स्पीड नहीं पता। 1 वे स्पीड मतलब मैंने यहां से छोड़ा और लाइट वहां तक चली गई, वो स्पीड हमें नहीं पता है। 2 वे स्पीड से मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने यहां पर टॉर्च ली और यहां से लाइट छोड़ा तो लाइट ने ये डिस्टेंस कवर करी, यहां पे टकराई और टकरा के वापस आई। ठीक है, तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि जाने में और वापस आने में टाइम कितना लगा। मान लो ये डिस्टेंस है d, तो d डिस्टेंस गई और d डिस्टेंस आई, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। तो टोटल डिस्टेंस में टाइम डिवाइड करके हम क्या निकाल लेते हैं? स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की हमें 1 वे स्पीड नहीं पता है, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और कुछ डेफिनेशन देखी थी हमने, क्या थी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था? सन के अबाउट अर्थ क्या करती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, और ये जो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, ये पता है ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार ऑर्बिट होता है। और कुछ चीजें वैसे तो अपन को ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिहिलियन पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं एपीलियन पॉइंट। ठीक है, सन की अर्थ से दूरी कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। ठीक है, तो सन और अर्थ की दूरी का यदि एवरेज लिया जाए, एक एवरेज लिया जाए, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते थे? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक और चीज पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? पारसिक। पारसिक क्या था? पारसिक भी एक डिस्टेंस की यूनिट थी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। ये क्या था? मान लो ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब ये डिस्टेंस हमारी आईज पर जो एंगल बनाए वो एंगल कितना हो? 1 सेकेंड हो, उस आर्क की रेडियस जो होगी, उस रेडियस को हम बोलेंगे 1 पारसिक। आइए क्या समझ में? एक आर्क है या फिर सेक्टर है, 12th क्लास में ये सेक्टर पढ़ के आए हो ना, जिसकी आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल, सेंटर पर जो एंगल है वो है 1 सेकेंड। तब जो रेडियस होगी वो रेडियस होती है 1 पारसिक। आया क्या? आया। 1 पारसिक की वैल्यू कितनी होती है? 3.0857 × 10⁻16 मीटर। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद होना चाहिए, डेटा बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। एक 1 पारसिक इक्वल टू 3.0857 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये तो क्या था? हमने पारसिक पढ़ा हुआ था। एक और चीज यहीं पर हमने थोड़ा सा देखी थी, क्या? ये 1 सेकेंड, सेकेंड तो टाइम की यूनिट होता है, ये एंगल की यूनिट कब बन गया? तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री होता है, प्रोटेक्टर पे जो डिग्री छोटे छोटे दिखते हैं, वो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और मिनट को हम सिंगल डैश से दिखाते हैं।
मतलब 1 डिग्री के जब 60 हिस्से करें तो जो एक हिस्सा होगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे? मिनट। और जब 1 मिनट, इस 1 मिनट को लेंगे और इसके 60 हिस्से करेंगे, 60 पार्ट करेंगे, तो जितना एंगल आएगा उसको हम बोलते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनट और सेकंड भी क्या है? एंगल की यूनिट है, याद रखना है, रिलेशन भी याद रखना है। तो यहां से हम यदि डिग्री और सेकंड में रिलेशन रखें तो 1 डिग्री इक्वल टू 360, 3660 इंटू 60 ना, यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक। और क्या पढ़ा था हमने? और लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक। सेक क्या था? टाइम की यूनिट थी। कैसी यूनिट थी? मान लो ये है न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर है ऑर्बिट, इसमें कहीं पर है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला था जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। देखो ये है ग्राउंड स्टेट, अब इसे एनर्जी मिल गई तो ये पहुंच गया कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे कुछ देर रुकता है, फिर वापस ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है। ऐसे समझो, मान लो आप हो, आपको पापा ने 4 तमाचे लगाए, आप गुस्सा हो गए पार्क चले गए, घर नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर आप एक्साइटेड स्टेट में हो ना, पापा ने एनर्जी दी है तमाचे के फॉर्म में, आप पार्क पहुंच गए। अब शाम हो गई, भूख लगाई, कोई मनाने नहीं आया, खुद मान के वापस घर आ गए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, जब उसको पापा तमाचा लगा के एनर्जी देते हैं तो वो बाहर एक्साइटेड स्टेट में चला जाके पार्क में बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, वापस आ जाता है। तो जितनी देर स्टे करता है वो टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए क्या करता है? स्टे करता है। इसको हम बोलते हैं 1 सेक। मतलब सेक क्या है? टाइम की यूनिट है, याद रखना है। ठीक। कुछ और बात करते हैं। इसके बाद हम आए थे डायमेंशन पर। डायमेंशन, डायमेंशन क्या था? कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगा देते हैं जिससे वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगती है। डेफिनेशन लिखी थी हमने, पावर रेज्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी such that they represent a physical quantity। हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाते हैं जिससे वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगती है, उसको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का यूज क्या है इसी चैप्टर में देखेंगे हम। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम बदलने के लिए यूनिट हम डायमेंशन का यूज करते हैं। पहला यूज क्या है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन का पहला यूज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। दूसरा यूज फॉर्मूला वेरिफिकेशन। फॉर्मूला वेरीफाई करने में भी डायमेंशन का यूज होता है। तीसरा यूज एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलने में, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करने में डायमेंशन का यूज होता है। ठीक। इसके बाद 2 तरह के डायमेंशन देखे थे हमने। एक कौन से थे हमारे? फंडामेंटल थे। दूसरे का हमने नाम दिया था डिराइव्ड। फंडामेंटल में 7 आते थे, डेट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ये कौन कौन से थे? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यदि मैं यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। ये बी जैसा तो नहीं लग रहा ना सेकंड, एस बना देता हूं। करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। ये हो गई इनकी यूनिट। ठीक, मास को अब इन सभी फंडामेंटल यूनिट को कुछ नोटेशन दिया गया था। वो नोटेशन कैसा था? मास को रिप्रेजेंट किया था एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, करंट को मैंने बताया था ए से भी करते हैं या फिर आई से भी करते हैं। कुछ बुक्स में ए से करते हैं, कुछ बुक्स में आई से करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे करते हैं? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला को सीडी से। टेम्परेचर को भी केस या थीटा दोनों से करते हैं, कुछ बुक्स में थीटा से भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिराइव्ड की। तो मैंने बोला था फंडामेंटल के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं वो सभी किस में आ जाती हैं? डिराइव्ड में। जैसे जैसे बात करें एरिया, डिराइव्ड हो गया। इसका डायमेंशन क्या बताया था लास्ट क्लास में? एल स्क्वायर। कैसे आया था? लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम डिराइव्ड हो गया। इसका डायमेंशन क्या आया था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब तीन लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीन लेंथ मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब। डेंसिटी बताई थी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था याद है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m और वॉल्यूम का एल क्यूब, तो m l टू द पावर -3। लास्ट क्लास में डिटेल से बताया था। ठीक है, स्पीड का बताया था। स्पीड का क्या था? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए आ गया l और अपॉन टाइम है तो t का इनवर्स हो गया, यानी कि LT-1। एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का है LT-1 और इसमें एक t डिवाइड कर दिया तो LT-2 हो गया, क्योंकि एक डिवाइड किया तो एक और माइनस में बढ़ गया। फोर्स का बताया था। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन में मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स का आ जाता है हमारा कितना? MLT-2। ठीक है, इतना बताया था। वर्क, वर्क का डायमेंशन, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, मतलब फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक एल बढ़ जाएगा तो वर्क का हो गया ML² T⁻²। ये तो हो गया हमारा रिकैप, मतलब इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। मैंने फिर से आपको थोड़ा सा स्पीड में बता दिया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। पहले आपको बार बार वही चीजें बता के मुझसे हैबिचुअल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है अब मैंने 2-3 बार बता दिया, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज की क्लास चालू करते हैं। अब देखो हमारे सिलेबस में जैसे हमने अभी कुछ ड्राइव डायमेंशन देखे, कितने देख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 डायमेंशन देखे। हमारी बुक के पीछे, एनसीईआरटी बुक के पीछे अप्रोक्सीमेटली 150 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? 150। कहां से आए हैं वो? हमारी 11th की फिजिक्स में जितने भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, उनका डायमेंशन। 12th में जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, उनका डायमेंशन। उन सभी का डायमेंशन हमें फर्स्ट चैप्टर में पता होना चाहिए। तो होगा क्या कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें मीनिंग पता नहीं होगा। क्यों मीनिंग पता नहीं होगा?
क्योंकि 11th के पूरे सिलेबस जब कवर करेंगे तब हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का समझ में आएगा। जब 12th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे तब हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आएगा। लेकिन इस चैप्टर की डिमांड ये है, आपको वो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आए चाहे ना आए, आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको लगभग 150 के करीब है, आपको वो डायमेंशन रटे होने चाहिए, भले ही उसका मीनिंग समझ में ना आए, वो डायमेंशन याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ही करना पड़ता है। मतलब मैं बता सकता हूं, मान लो कुछ है स्केप वेलोसिटी का डायमेंशन, तो स्केप वेलोसिटी आप 11th चैप्टर ग्रेविटेशन में जाके पढ़ोगे कि स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि सन से, जैसे कि अपन अर्थ से बॉल फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है ना, तो किस वेलोसिटी से कुछ चीज फेंकी जाए कि वो अर्थ में वापस ना आए, ग्रेविटी के कारण बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। ये मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी की बात की। ऐसे करके पूरी फिजिक्स का सिलेबस जो 11th 12th का है, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज वो पूरी पहले चैप्टर में तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो हमें उनका मीनिंग नहीं पता है, लेकिन उनका डायमेंशन हमें याद होना चाहिए। ये पहले चैप्टर की डिमांड है। ठीक है, तो हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। मतलब मैंने बोला था एक घोड़े की मेहनत होती है, एक गधे की मेहनत होती है, तो यहां पर ये गधे वाली मेहनत लग जाती है, आपको रटना पड़ेगा। क्योंकि मीनिंग तो आपको जब 2 साल कंप्लीट करोगे ना फिजिक्स, तब उन टर्म्स का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो गधे की मेहनत करके आपको ये सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन याद करने हैं, लेकिन याद करने में थोड़ा इजी पड़े तो इसके लिए ये सभी चीजें मैंने क्लब कर दी हैं जिनका डायमेंशन एक जैसा है, जिससे आपकी गधे वाली मेहनत थोड़ा कम हो जाए। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस एक लेंथ होती है, ये बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होती है, ये पता है। रेडियस भी एक लेंथ होती है, डिस्टेंस की यूनिट है, ये पता है। लाइट ईयर अभी हमने पढ़ा क्या है, एक डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ही होगी। पार्सिक भी क्या है, एक डिस्टेंस की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी क्या है, एक डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी एक दूरी है, लंबाई है, लेंथ है। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आपको नहीं पता है, जब सिलेबस में आएगा तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले चैप्टर के लिए आपको इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो इन सभी, ये सभी चीज, एक डिस्टेंस है, एक लंबाई है, और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल। ठीक है, पता होना चाहिए डायमेंशन। ठीक है, अब यही बात है, यही कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है नहीं पता, सर क्यों रटवा रहे हो, जब आएगा सिलेबस में तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखता है रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए कि लेंथ की यूनिट है, इसका डायमेंशन हो गया एल। तो देखो, डिस्टेंस तो आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, रेडियस आप जानते हो कि डिस्टेंस है, लाइट ईयर आप जानते हो डिस्टेंस की यूनिट है, पार्सिक आप जानते हो डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप जानते हो डिस्टेंस की यूनिट, क्योंकि इतनी सारी आपने पढ़ ली है। पर ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, ये तो आपने पढ़ी नहीं है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। कि अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो इसका डायमेंशन होता है एल। जब आएगा सिलेबस में तब पढ़ लेंगे, अभी के लिए ये रटना जरूरी है। बाकी तो आप समझते हो, ये नहीं पढ़ा है तो इसको रट लेना है। तो इतनी सारी, देखो, एक डायमेंशन हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 का याद हो गया हमें। ठीक है, 7 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, हमें पता नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, लेकिन इसका डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या कितना होता है, एल। ठीक है, 7 कंप्लीट हो गए, ऐसे ही अपन क्लब करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, स्पीड का डायमेंशन आपने पढ़ा है, फिर से डिटेल में बता देता हूं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी, तो स्पीड का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस 1। ठीक है, तो स्पीड, जहां पर भी आपको स्पीड दिखे या फिर जहां पर भी आपको वेलोसिटी दिखे, तो उन सभी का डायमेंशन आपको क्या बोल देना है, एल टी माइनस 1।
तो स्पीड, देखो स्पीड देखी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन क्यों होता है, जिसको नहीं समझ में आता हो तो बता दो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ है ना, तो ये हो गया एल अपॉन टाइम यानी कि टी, तो ये हो गया एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी एल टी माइनस वन, ठीक है। तो देखो अब कितने सारे डायमेंशन एक जैसे हो गए। यहां स्पीड देखी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, सभी में स्पीड या वेलोसिटी लिखा दिख रहा है। इतने सारों का यदि आपसे कोई भी डायमेंशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि सभी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, आपके जब तक हाल पीएल हो गए होंगे। एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी, इस क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड्स वगैरह में पढ़ेंगे अपन, जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का और डायमेंशन याद कर लिया। पहले 7 का याद कर लिया एल, फिर 11 का याद कर लिया एल टी माइनस वन। थोड़ा और आगे चलते हैं। किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो क्या हो जाएगा, डायमेंशन एल टी माइनस टू। कैसे होता है भूल गया हो फिर से बता देता हूं, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का हमने अभी लास्ट स्लाइड में निकाला, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी, तो डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया एल टी माइनस टू। तो अब देखो कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और एक एक्स्ट्रा जो भूल सकता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वर्ड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या होता है, स्मॉल जी होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, पर इसमें एक्सेलरेशन वर्ड नहीं है तो ये भूल सकता है, इसीलिए इसको मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। तो इतने सारों का यदि आपसे कोई डायमेंशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, एल टी माइनस टू। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन जब आएगा हमारी 11th क्लास के 5th चैप्टर में तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसका डायमेंशन याद होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस टू, ठीक है। अब मोमेंटम या फिर इंपल्स, ये तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे, कितना होता था, मास इनटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता था। मोमेंटम या इंपल्स दोनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है, इंपल्स ज्यादा लिखा जाता है क्योंकि ये चीज कॉमन नहीं रहती, इसलिए इंपल्स में स्टार लगा दिया, ठीक। तो मास का डायमेंशन कितना हो गया एम, और वेलोसिटी का हमने याद कर लिया है एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम का आ गया एम एल टी माइनस वन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पावर का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने बोला था वर्क का डायमेंशन याद कर लेना, वर्क का कितना था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम यानी कि टी, तो पावर का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। आया डेंसिटी, डेंसिटी का कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m वॉल्यूम का l क्यूब, तो डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, ठीक है। ऐसे करके आपको सभी डायमेंशन याद होने चाहिए। अब देखो जिस किसी में भी फोर्स का डायमेंशन आपने याद कर लिया है, अब इतने सारे फॉर्मूले वो हैं, ये 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने तरह के फोर्स पढ़ने हैं ना हमें, वो सभी फोर्स है।
अब फोर्स तो फोर्स है, उसका कोई यदि आपसे डायमेंशन पूछता है तो आपने याद करके रखा है फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mlt-2। कैसे आता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का lt-2। अब इसमें से किसी का भी यदि आपसे डायमेंशन पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, mlt-2। चलो देख लेते हैं। इसमें तो फोर्स वर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स वर्ड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स वर्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स वर्ड है। विस्कस फोर्स, फोर्स वर्ड है। रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट फोर्स, रेडिएशन फोर्स, इनमें तो फोर्स वर्ड है। तो फोर्स जैसे ही आप सुनोगे देखोगे तो आपको याद आ जाएगा इसमें फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तो आप लिख दोगे mlt-2। अब जहां फोर्स वर्ड नहीं है उसको याद करने की जरूरत है, जिससे याद रहे इसमें भी फोर्स का डायमेंशन लिखना है। टेंशन, पहला टेंशन क्या होता है, खिंचाव, खिंचाव वाला फोर्स, खींचने वाले फोर्स को भी तो फोर्स ही बोलेंगे ना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो दो बॉडीज के बीच में लगता है रफनेस के कारण, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहती हैं, जैसे कि हम जमीन पे खड़ी है तो जमीन हमारे ऊपर भी फोर्स लगाती है, हम जमीन के ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसका भी डायमेंशन फोर्स के बराबर होता है, इनको याद रखना है। वेट, वेट तो फोर्स होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक। थ्रस्ट, थ्रस्ट का डायमेंशन भी कितना होता है, फोर्स के बराबर, mlt-2, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है, गाढ़ेपन के कारण, क्योंकि शहद जैसे कि है ज्यादा गाढ़ी होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग को जब हम छोड़ते हैं तो वापस अपना शेप को रिस्टोर कर लेती है ना, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता होगा ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें क्या करना, 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी के लिए बस इसका डायमेंशन पता होना चाहिए कि ये mlt-2 होता है। मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करते हैं, तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करते होंगे ना, तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या करना, 12th में पढ़ेंगे। ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डायमेंशन, लॉरेंट्स फोर्स पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। एक और जिसमें फोर्स नहीं लिखा हुआ है वो है बायंसी या अपथ्रस्ट। जब पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। लिक्विड में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो जितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं बायंसी या अपथ्रस्ट। इसमें भी फोर्स वर्ड नहीं है, इसलिए इसको मार्क कर दिया कि इनका डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होता है, याद रखना है। कौन कौन का, टेंशन, फ्रिक्शन, वेट, थ्रस्ट, बायंसी, डायमेंशन कितना, mlt-2, ठीक है। देखो इतने सारे और याद कर लिया, चलो आगे चलते हैं। वर्क का डायमेंशन मैंने आपको याद कराया है, ml²t-2। आता कैसे है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के डायमेंशन में mlt-2 में डिस्प्लेसमेंट l का मल्टीप्लाई करो तो ml²t-2 आ जाएगा वर्क का डायमेंशन, ठीक है। मान लो एनसीईआरटी में आता है, डिटेल में कैसे करते हैं अपन। मान लो वर्क का डायमेंशन आ गया आपके स्कूल में, तो वहां तो सब कुछ लिख के दिखाना होता है, तो वर्क इक्वल टू आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने वैसे लास्ट क्लास में डिटेल में करके दिखाया है। फिर फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को ले लोगे कुछ s, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखोगे स्पीड अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड को लिखोगे मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब m की जगह m डाल दो, डिस्प्लेसमेंट की जगह l डाल दो और टाइम की जगह t डाल दो, तो ये आ गया ml²t-2। ऐसे डिटेल में स्कूल में करना होता है, ठीक। अब इतनी सारी जो भी क्वांटिटी लिखी है इन सब का डायमेंशन वर्क के बराबर मतलब ml²t-2 के बराबर होता है। कैसे याद रखोगे, किसी भी तरह की एनर्जी लिखी हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी,
हर तरह की एनर्जी हो और वर्क का डायमेंशन ml²T-2 होता है। क्या है आपका की पॉइंट यहां याद रखने का? एनर्जी, कोई भी तरह की एनर्जी हो, डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। केवल दो चीजों में नहीं है, दो चीजें हम अलग से याद कर लेंगे मार्क करके, कि मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन भी कितना होता है? वर्क के बराबर ml²T-2, और टॉर्क या कपल का डायमेंशन भी कितना होता है? वर्क के बराबर ml²T-2। टॉर्क या कपल क्या है? वो आप लोग जो कपल सोच रहे हो वो वाला कपल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये फोर्स वाली कपल की बात हो रही है। मतलब जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये माउस है, इसको मैंने फोर्स लगाया तो ये ऊपर गया, तो इसको टॉर्क नहीं बोलते हैं। मान लो ये पेन है, इसको मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ये घूम गया, तो जिस फोर्स के कारण घूम जाता है, रोटेट होती है चीज, उसको बोलते हैं टॉर्क। जैसे दरवाजा है ना, आप पुली पकड़ के खींचते हो, उसका हैंडल पकड़ के खींचते हो तो दरवाजा घूमता है, उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। अभी के लिए क्या करना, जब आएगा तब पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको इसका डायमेंशन याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, जहां पर भी लिखा हो डायमेंशन वर्क के बराबर ml²T-2 होगा, ठीक है। आगे चलें, चलो प्रेशर का फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है ml/T-2, एरिया का डायमेंशन होता है L², तो प्रेशर का डायमेंशन हो गया ml-1T-2। तो इतने सारे जो लिखे हैं इन सभी का डायमेंशन कितना हो गया? ml-1T-2। कैसे याद रखोगे? प्रेशर और स्ट्रेस तो एक ही चीज है। स्ट्रेस अपन जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तब जाके समझेंगे स्ट्रेस क्या है। अभी के लिए क्या करना हमें, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी अपन वहीं पढ़ेंगे, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में, मतलब काफी देर बाद, नवंबर करीब में। अभी के लिए हमें केवल इतना याद रखना है कि जब कभी भी मॉडुलस आ जाता है, जिस किसी में भी मॉडुलस आ जाता है, उनका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, ठीक। तो ये चार याद हो गए। एनर्जी डेंसिटी अलग से याद कर लो, ठीक है। तो देखो प्रेशर हो गया आपका, और क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, और क्या हो गया? यंग मॉडुलस हो गया, और क्या हो गया? बल्क मॉडुलस हो गया, और क्या हो गया? शियर मॉडुलस हो गया, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया। इन सब का क्या होता है? डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। कितने याद हो गए? ये 1 2 3 7 याद हो गए, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी का ना याद हो तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी होती है, जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी का हमें याद है, क्यों याद है? लास्ट क्लास स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का वर्क के बराबर होता है कितना? ml²T-2, और वॉल्यूम का L³ होता है, तो एनर्जी डेंसिटी आ गया ml⁻⁻1 T⁻², ठीक है। तो जिस किसी में भी मॉडुलस आ जाए उसका क्या होता है? प्रेशर के बराबर होता है। और प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है, दिमाग में बहुत प्रेशर ले रहा है, दिमाग में बहुत स्ट्रेस ले रहा है, एक ही चीज है ना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक। 7 और याद हो गए, चलो आगे चलते हैं। ग्रेडियंट टर्म्स, जब भी फिजिक्स में किसी भी चीज के साथ ग्रेडियंट लगा है तो उस चीज को क्या करोगे? उस चीज को लेंथ से डिवाइड कर दोगे। लिख देता हूं मैं, इन फिजिक्स ग्रेडियंट मीन्स डिवाइड बाय लेंथ। मतलब जिस किसी में भी ग्रेडियंट लगा है उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो आपको क्या करना है? इसका डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर देना है। देखो देखो निकाल के कितना आएगा। वेलोसिटी का हमें पता है LT-1, और इसको लेंथ यानी कि L से डिवाइड कर दिया, तो L और L कैंसिल हो गया, डायमेंशन आ गया T-1। निकाल सकते हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट का निकाल के देख लो थोड़ा सा,
प्रेशर ग्रेडियंट का निकालो, एनर्जी ग्रेडियंट का निकालो। 1 मिनट ट्राई करो, फिर बताता हूं मैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट को तो क्या करोगे, जिस किसी भी चीज में ग्रेडियंट लगा हो उसको लेंथ से डिवाइड कर देना है। और टेम्परेचर का डायमेंशन हम पढ़ के आए हैं, कितना होता है, के। फंडामेंटल है ये। लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये है कितना हो गया, के एल माइनस 1 हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं। प्रेशर का अभी पढ़ के आए हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि m l-1 t-2। अब इसको l से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, m l-2 t-2। ठीक है। और नोटेशन होता है ये डायमेंशन का ब्रैकेट लगाना। एनर्जी ग्रेडियंट यानी कि एनर्जी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है, यानी कि m l² t-2। अब एनर्जी ग्रेडियंट यानी कि लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये देखो कितना आ गया, ml-t-2। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी आपने पोटेंशियल का नहीं पढ़ा है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ये बाद में देखेंगे। मेन चीज आपको क्या याद रखना है, जब कभी भी ग्रेडियंट जिस चीज के साथ भी लिखा हो, आपको उसके डायमेंशन में लेंथ से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 3 अक्षर लिखे है ना। इसमें आप 4-6 स्टार चाहो तो लगा सकते हो। क्यों, कंपटीशन में 20 से 25 बार आ चुका है ये। नेट की बात करो चाहे जेडब्ल्यू की बात करो। आपको क्या याद रखना है, पहली चीज तो ये देख लो कि यहां पे आर का मतलब क्या है। यहां का पर आर का मतलब है रेजिस्टेंस। यहां पर सी का मतलब क्या है, यहां का पर सी का मतलब है कैपेसिटेंस। यहां पर एल का मतलब क्या है, यहां पे एल का मतलब है इंडक्टेंस। ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, ये जो कुछ भी होता हो ये सब हम पढ़ेंगे 12th में। लेकिन इस चैप्टर में आपको इनका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना है, करना है, इसका डायमेंशन इन तीनों का टी के बराबर होता है। मतलब मैं आपसे टाइम का डायमेंशन पूछूंगा तो आप बोलोगे टी। मैं आपसे आर इंटू सी का डायमेंशन पूछूंगा, आर इंटू सी का डायमेंशन कितना होता है, तो आप बोलोगे टी। मैं आपसे एल अपॉन आर का डायमेंशन पूछूंगा तो आप बोलोगे टी। मैं आपसे अंडर रूट एल सी का डायमेंशन पूछूंगा तो आप बोलोगे कितना, टी। इन चारों क्वांटिटी का डायमेंशन टी के बराबर में होता है। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। बस अभी के लिए आज की क्लास में आपको ये बिल्कुल रट लेना है। टाइम का डायमेंशन टी, आर इंटू सी का डायमेंशन टी होता है, एल बाई आर का डायमेंशन टी होता है, अंडर रूट एल सी का डायमेंशन टी होता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसा आता है, कॉम्पिटिटिव में कैसा आता है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको रट के आना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिबिलिटी। आपको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि परमिटिविटी और परमिबिलिटी के टर्म्स में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ये मैंने क्यों रटवाया है, स्पीड की बात हो रही है तो इस स्पीड का डायमेंशन हमें पता है L-t-1 होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, इसका डायमेंशन बताओ। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये एक स्पीड है, तब तो आप इसका डायमेंशन बता पाओगे। तो ये जो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है परमिटिविटी और परमिबिलिटी के टर्म्स में। ये परमिटिविटी है, 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं परमिबिलिटी। ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे।
चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हमें इसका डायमेंशन पूछा जाएगा 11th के फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए हमें इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन कि 1/√μ0 का क्या डायमेंशन होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही याद आएगा तो हम स्पीड का डायमेंशन लिख देंगे LT-1। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इन चारों का डायमेंशन भी एक ही होता है। क्या इसका डायमेंशन आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? चारों का डायमेंशन एक ही है और इसमें एक चीज लिखी है फोर्स ग्रेडियंट। तो मैंने बताया था फिजिक्स में जब भी किसी भी चीज के साथ ग्रेडियंट लिखा हो तो उसका डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके डायमेंशन में लेंथ का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे, तो फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है MLT-2 अपॉन लेंथ L, तो MT-2। अब क्या करना है, आपको याद हो रखना है सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना होता है MT-2, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है MT-2, फोर्स ग्रेडियंट लिखा रहेगा तो आप निकाल लोगे। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है MT-2। ठीक है, याद रखना है। एक और चीज, ये जो टेंशन है इसको इस टेंशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल टेंशन था, इसका डायमेंशन था फोर्स के जितना, जितना फोर्स का डायमेंशन उतना टेंशन का डायमेंशन। और सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर। ठीक है, तो चारों को रट लेना है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, चारों का डायमेंशन फोर्स ग्रेडियंट के बराबर होता है। अब इतनी क्वांटिटीज हो गई, स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये सभी क्वांटिटीज का यदि आपसे कोई डायमेंशन पूछता है तो आप बोलोगे ये सभी डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m⁻0, l⁻0, t⁻0। ठीक है, कैसे ये डायमेंशन लेस होती है, जितनी हमारी पढ़ी हुई है उतनी तो देख लेते हैं। एंगल फॉर्मूला बताओ, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ आएगी मीटर में, रेडियस आएगी मीटर में, मीटर में मीटर कैंसल, या फिर लेंथ की जगह मीटर, लेंथ की जगह मीटर, एल और एल कैंसल। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, रेडियस आएगा एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्या हो गया, कैंसल हो गया, इसलिए डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कुछ ऐसे होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर एक एल आएगा नीचे एक एल आएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ये जितनी भी रेशियो लिखे हुए हैं ये सब क्या है, कोई मतलब नहीं, जब आएगा तब पढ़ेंगे। 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स में आने वाली चीजें हैं ये, पूरे 2 साल पढ़ने के बाद ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पर इनका हमें अभी पहले चैप्टर में डायमेंशन पता होना चाहिए कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ये जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है। तो पहले चैप्टर में इन चीजों को समझते तो है नहीं, कैसे बताओगे, रट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगी गधे वाली मेहनत। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूलोज को हमने क्लब कर दिया जो डायरेक्ट थे। अब कल कुछ बड़े डायमेंशन हम करेंगे जिनको हम याद नहीं कर सकते, तो उनको ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे ड्राइव करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जो मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हो गए। अब थोड़ा सा जो आड़े टेढ़े निकालने वाला जिसमें थोड़ा पेन चलाना पड़ता है वो कंपटीशन में आते हैं, तो कल की क्लास में हम वो करेंगे। ठीक है,
इसको हम एक बार फिर से कल रिवाइज करेंगे, जैसे हमने आज की क्लास में कल की क्लास का रिकैप देखा था, ऐसे ही आज का रिकैप कल देखेंगे, ठीक है, जिससे हमारी हर चीज दिमाग में बहुत अच्छी से बैठ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।